वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड कराया। कहा, शहजाद अकबर ने बताया पाकिस्तान से भेजी गई रकम बरतानिया में पकड़ी गई। बरतानिया वो रकम पाकिस्तान को वापस करेगा। कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे पर मैंने एतराज किया था। साबिक साथी के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आएगा। झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड कराया। रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में एहतजाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने की। परवेज खटक ने बयान दिया कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। बरतानिया वो रकम पाकिस्तान को वापस करेगा। रकम प्रॉपर्टी टाइकून ने बरतानिया मुंतकिल की थी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। इजाफी एजेंडे पर मुझ समेत दूसरे अरकान ने एतराज किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थे। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। सफाई के वकील अगली समाअत पर परवेज खटक के बयान पर जिरह करेंगे। मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। परवेज खटक ने पेशी से पहले कहा था कि किसी के खिलाफ बयान नहीं दूंगा। जो कुछ उस वक्त काबीना में हुआ वो बयान करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि परवेज खटक के बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने पर दुख हुआ। बानी पीटीआई ने परवेज खटक को इज्जत दी। जो वजीर आपाशी के ओहदे से आगे नहीं जा सकता था उसे वजीर आला बनाया। कि ये पता लगा परवेज खटक साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं, बड़ा दुख हुआ। खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वजीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में इरिगेशन के वजीर से आगे नहीं जा सकते। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम कालअदम केस में अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी जवाब में लिखा, किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन है, इसके मनफी असरात होते हैं। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम इसे रोकने की हद तक हो। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को ढाल बनाया। करप्शन बचाने के लिए की गई तरमीम अवाम का कानून पर से एतबार उठा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट को हकाइक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वजीर आजम ने असद कैसर को माजी याद कराया। कहा, असद कैसर जब स्पीकर थे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने नहीं देते थे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। असद कैसर ने कहा, मियां साहब 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तक करते थे, फिर लड़ते थे। शर्म की बात है, पार्लियामेंट में उस वक्त भी सेंसरशिप थी। ख्वाजा आसिफ भी जोश में आए, कहा, शर्म करो, हया करो, हम कैद में थे और स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया। अदम एतमाद के वक्त 52 बिल पास कराए। आज पाक साफ बनकर कह रहे हैं मैंने ये किया वो किया। कैसे स्पीकर थे, लीडर दी ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है? साहब 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी, फिर लड़ाई होती थी। ख्वाजा आसिफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना घंटे में तकरीर करता था। साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। उधर फरिश्ते बैठे हैं। शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में भी इस वक्त सेंसरशिप है। पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर, आपने इंटरवीन किया। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, आधे घंटे के अंदर 52 बिल पास करवाए। आज उठ के पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। IMF से निजात के लिए कड़वे फैसले करना पड़ेंगे, वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। काबीना के इजलास से खिताब में कहा, बिजली के लाले पड़े हुए हैं और चोरी जारी है। ये सब होता रहे, हम बैठे रहें, इस तरह काम नहीं होगा। सब कमर कस लें, मसाइल हल करना है।
वक्त बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। डीप सेक्टर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। किसी वजारत ने जरा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। आई विल नॉट अलाउ माई टाइम टू बी वेस्टेड एंड आई एम श्योर यू विल नॉट अलाउ योर टाइम टू बी वेस्ट। मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें पाकिस्तान को आगे लेके जाने का मामला। आपको बिजली के डाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। कराची पोर्ट हम गए जी, वो जमीन है जी, वहाँ पर हम तामीर कर देंगे रियल स्टेट और अरबों रुपए आएंगे। मैंने कहा कि आपका ये काम पोर्ट को एफिशिएंट बनाना है कि आपने रियल स्टेट में जाना है। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही, चोरी। ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती। हमें एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत दी गई। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का एतराफ। कहा, हालात को देखते हुए हमने अपनी गर्दन खुद पेश की। मुल्क में दो ही लीडर हैं, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई। एक इदारे ने दूसरे पर दबाव डालकर सादिक व अमीन का फैसला लिया। इदारों के तर्जुमान को बताना होगा उनके लोगों ने माजी में क्या कुछ किया। इतराफ कर रहा हूँ कि ये हुकूमत एक अरेंजमेंट के तहत दी गई है और हमने मुश्किल हालात को देखते हुए अपनी गर्दन पेश कर दी है। दो ही लीडर हैं, एक है नवाज शरीफ और एक है इमरान खान। दो अदारे जो खामोश हैं उससे काम नहीं चलेगा। एक अदारे ने दबाव में लाकर दूसरे अदारे से फैसला लिया था सादिक और अमीन का। नवाज शरीफ उस वक्त तक बोलते रहे, कोई फायदा नहीं होगा जब दो अदारों के तर्जमान भी वो अपना इनपुट ना दें कि हमारे साथ या हमारे अदारों में बैठे लोगों ने कब कब क्या कुछ किया। मुलाकातें, मुशावरतें, तजवीजें और बड़े फैसले। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी का आगाज हो गया। सिलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद मैनेजर मंसूर राना को भी बरतरफ कर दिया गया। जराये का कहना है पीसीबी का वहाब और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद बरकरार नहीं रहा था। वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में भी उनका ही अमल दखल ज्यादा था। दोनों पर कुछ प्रेस की गैर जरूरी तरफदारी का भी इल्जाम को सीनियर मैनेजर और मंसूर राना को मैनेजर के ओहदे से हटाने की वजह भी सामने आ गई। जराये ने बताया टीम में दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के दौरान डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं देखी गई। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साबिक क्रिकेटर से मुख्तलिफ आरा के बाद फैसला किया। सिलेक्शन कमेटी से मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक की भी छुट्टी मुतवक्का। कुछ जिम्मेदारों के साथ कुर्बानी के बकरे भी जाएंगे। वहाब रियाज को सिलेक्टर और सीनियर मैनेजर के ओहदों से क्यों फारिग किया गया, वजह सामने आ गई। वहाब रियाज पर कुछ खिलाड़ियों की गैर जरूरी तरफदारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। हेलो 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 छोड़ो, मेरी बात सुनो। शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर लो, सब बच जाएंगे। ये वो बात थी जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बिलाल अफजल ने वहाब रियाज को फोन पर कही। वहाब ने इनकार किया। सिलेक्टर और सीनियर मैनेजर के ओहदों से हाथ धोना पड़ गया, जिसकी तहलका खेज रिपोर्ट भी वहाब की छुट्टी की वजह बनी। जराये का बताना है हालिया दौरों में शाहीन आफरीदी का टीम मैनेजमेंट और कोचेस से बर्ताव मुबैना तौर पर अच्छा नहीं था, मगर वहाब रियाज और मंसूर राना ने कोई एक्शन न, डिसिप्लिन बरकरार रखना थी, मगर मुकम्मल नाकाम। तमाम सूरत हाल चेयरमैन को बता दी। वहाब रियाज ने इल्जामात पर कहा, मेरा एक वोट किस तरह 6 मेंबर्स के वोट पर गालिब आ सकता है। तमाम चीजें रिकॉर्ड पर हैं, जल्द तफसीली रद्द अमल दूंगा। और अभी आपको बताएं कि वहाब रियाज का कहना है कि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्होंने मजीद कहा कि पीसीबी के साथ बतौर सिलेक्शन कमेटी मेंबर मेरा सफर खत्म हुआ। पूरी ईमानदारी से इस खेल की खिदमत की जिससे मोहब्बत करता हूँ। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। इस कमेटी में तमाम अरकान के वोट की यकसा हैसियत थी। तमाम मेंबर्स ने एक टीम की हैसियत से सिलेक्शन की। सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहना मेरे लिए फख्र की बात है। तो वहाब रियाज का कहना है कि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बाबर आजम को जितना चांस दिया गया उतना किसी कप्तान को नहीं मिला। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं वक्त आ गया है, जो सर्जरी करनी है कर लें। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटाने पर बोले सिलेक्शन कमेटी में और भी लोग थे, सिर्फ इन दोनों को क्यों निशाना बनाया गया। बाबर को मेरे ख्याल में हमने भी कप्तानियां की, हमारे साथ यूनुस खान ने, मिसबा, सब ने कप्तानी की। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसी वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20, काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। मेरे ख्याल में बाबर को अगर रखना है, मेरे ख्याल में काफी अरसा हो गया, बड़े चांसेस दिए। अब जो भी सर्जरी करनी है वो एक ही दफा सर्जरी करे और जो भी लेके आ रहे उनको पूरा ट्राई।
پتا چلا کہ سرجری سلیکشن کمیٹی ہوئے کہ عبد الرزاق اور وہاب ریاض کو صرف انہوں نے سائٹ پہ کی ہے، تو یہ والی سرجری آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ سلیکشن کمیٹی 6-7 لوگوں کی تھی، صرف ان 2 کی سرجریاں کیوں ہوئی؟ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا پشاور کے علاقے حسن خیل میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار، 2 فوجی جوان شہید، کمانڈر عبد الرحیم سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے دہشت گرد کمانڈر عبد الرحمان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ حکومت نے 60 لاکھ روپے سر کی قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں بشمول کیپٹن حسین جہانگیر شہید اور حوالدار شفیق اللہ کی شہادت کے واقعے میں بھی ملوث تھا۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے وطن کے 4 بہادر سپوت شہید ہو گئے، جن میں سپاہی محمد ادریس، سپاہی بادام گل، سب انسپیکٹر تاجمیر شاہ، CTD کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد اکرم شامل ہیں۔ اسلام آباد کے اتوار بازار میں پھر خوفناک آگ لگ گئی، 500 کے قریب اسٹال جل کر خاکستر ہو گئے۔ پاکستان نیوی اور ایئر فورس کے فائر ٹینڈرز بھی طلب کرنا پڑے۔ وزیر داخلہ نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ کراچی میں دودھ فروشوں کے ایک گروپ کی بلیک میلنگ، دوسرے گروپ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ڈیری اینڈ کیٹل ایسوسی ایشن کے صدر شاکر عمر نے دعویٰ کیا کہ نئے ٹیکس اور چارہ مہنگا ہونے سے پیداواری لاگت بڑھ گئی، دودھ کے نرخ 80 روپے لیٹر بڑھانا پڑیں گے، دودھ کی قیمت 300 روپے لیٹر نہ ہوئی تو احتجاج کریں گے۔ دوسری تنظیم ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کی ترجمان مبشر ڈار نے کہا اضافی ٹیکس لگا نہ چارہ مہنگا ہوا، دودھ کی قیمتیں ابھی کچھ دن پہلے ہی بڑھائی گئی ہیں، ہم دودھ 220 روپے لیٹر ہی بیچیں گے۔ فیصد اضافہ ہوا ہے، وہ یقیناً 13% تک ان پٹ کا آؤٹ پٹ پر اس کے اثرات آئیں گے، تو 13% کا جو اضافہ ہے وہ ہمارا حق ہے۔ اگر کمیشن کراچی نے یا دیگر انتظامیہ نے ہم سے بات چیت نہ کی تو ہم احتجاج پہ جائیں گے، قیمتوں میں اضافہ ضرور ہوگا۔ ابھی تو 15 دن پہلے ریٹ بڑھا ہے، ابھی آپ 300 روپے مانگ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کس چیز پہ ٹیکس لگا ہے؟ ہم خود فارمر ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا چیز کتنے کی آ رہی ہے۔ راشن بالکل مناسب قیمت پر ہے۔ جب ہم سمجھیں گے کہ مشکلات ہے فارمر کے لیے، ہم کمشنر کراچی سے خود رجوع کریں گے۔ کراچی کے عبداللہ کالج کی طالبات پر کے الیکٹرک کو رحم نہ آیا، طالبات نے مسلسل تیسرے دن بھی انٹر کا پرچہ بغیر بجلی کے دیا۔ شدید گرمی میں بند پنکھوں کے نیچے کئی طالبات کی حالت غیر، پرچہ مکمل نہ کر سکی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں انور خان۔ اتنی گرمیاں ہیں کہ لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، لائٹ تھی نہیں، گرمی سے برا حال، ٹیچرز بول رہی ہیں کہ آپ ایڈمٹ کارڈ سے ہوا جھل لیں۔ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ ہم سے پیپر لکھا نہیں جا رہا تھا۔ یہ مناظر ہیں ضلع وسطی میں واقع گورنمنٹ عبداللہ کالج کے امتحانی مرکز کے۔ بجلی کی عدم فراہمی کے باعث اس امتحانی مرکز پر طالبات اب تک تینوں پرچوں میں اپنا پرچہ مکمل طور پر حل نہ کر سکی۔ نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کر پائیں گے؟ پورا وہ پیپر کر ہی نہیں پاتے ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں مس لائٹ نہیں ہے، لائٹ کب آئے گی؟ تو یہ تو ہم بتا ہی نہیں سکتے لائٹ کب آئے گی، اتنے دن سے لائٹ نہیں ہے۔ ایک تو دماغ نہیں چل رہا ہوتا گرمی کی وجہ سے، اور پھر جب ہاتھ ہم کرتے ہیں تو پورے پسینے میں ہو جاتے ہیں، سارا پیج خراب ہو رہا ہوتا ہے، ساری انک پھیل رہی ہوتی ہے۔ کالج پرنسپل کہتی ہیں کہ الیکٹرک کے حکام کو صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں، کالج کے قریب انڈر گراؤنڈ فالٹ کو درست نہ کیا گیا۔ امتحان شروع ہوئے تیسرا دن ہے اور لائٹ بالکل نہیں ہے، بورڈ میں بھی کئی مرتبہ کہا لیکن معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ انٹر کے امتحانات کے دوسرے مرحلے میں مجموعی طور پر امتحانی مراکز پر لوڈ شیڈنگ کے باعث امیدواروں کو بدستور مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرامین دشان محبوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ کراچی پاور ہاؤس چورنگی پر بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس وقت لیٹسٹ صورتحال کیا ہے سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں۔ سلمان، آگاہ کیجیے، کب سے لائٹ نہیں آ رہی؟ علاقہ مکین کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، علاقہ مکین کہتے ہیں 12 گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل ہے، جس کی وجہ سے یہ 1.5 گھنٹے ہو گئے ان کو احتجاج کرتے ہوئے، اور ناگن چورنگی سے سرجانی اور پاور ہاؤس چورنگی سے گودھرا جانے والے چاروں روڈ پر ٹریفک کے آمد و رفت معطل ہے۔ مظاہرین یہ کہتے ہیں جب تک کہ الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بندش کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی، وہ اپنا احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ احتجاج کی وجہ سے اعتراف کی چاروں پر بھی بدترین ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔